हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है पौधों में खनिज लवण तथा जल का परिवहन। आज हम लोग देखेंगे कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है। ये 10 क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा प्रश्न जो है परीक्षा में पूछता है, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको पूरा अच्छा तरह से समझने के लिए आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है। सबसे पहले हम समझते हैं परिवहन, यानी कि स्थानांतरण भी इसको हम कह सकते हैं कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का स्थानांतरण कैसे होता है। तो परिवहन क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। मान लीजिए हम कोई वस्तु रखे हैं और इस वस्तु को हम ले करके जाना है यहां तक, तो इसको यहां से यहां पहुंचना क्या कहलाता है? परिवहन। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना परिवहन कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार पौधे में भी जल तथा खनिज लवण का परिवहन पूरे जगह पर हम लोगों को करना है। तो कैसे होगा? तो देखिए, पौधों में संवहन अंग दो तरह के होते हैं। नंबर एक हो गया जाइलम और दूसरा हो गया फ्लोएम। ये दो तरह के संवहन तंत्र होते हैं जो पौधों में भोजन तथा जल और खनिज लवण का परिवहन करते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन सा अंग किस चीज का परिवहन करता है? तो पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन जाइलम नलिका करता है। ये जाइलम पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। तो जरूरी है कि ये तब जा करके उसका परिवहन करेगा जब पौधों में ये पूरी जगहों पर उपस्थित हो। तो हम समझेंगे फ्रेंड्स कि जो जाइलम तंत्र होता है, जो जाइलम अंग है, वो पौधे के सभी भागों में उपस्थित होता है। जड़ में, तना में, पत्ती में तथा शीर्ष भागों में, सभी जगह उपस्थित होता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार जो जाइलम है वो सभी जगहों पर उपस्थित होता है। मान लीजिए कि ये जाइलम, अब ये जाल के रूप में पूरे पौधे में, पत्तियों में, ऊपरी सिरों में, ये सभी जगह पर मौजूद रहता है ताकि जल और खनिज लवण को सभी भागों तक पहुंचा सके। तो हम देखेंगे कि जल तथा खनिज लवण कहां उपस्थित होता है? तो मिट्टी में। मिट्टी में जल तथा खनिज लवण उपस्थित होता है। जो पौधे की जड़ें होती हैं, इसमें भी ये फ्लोएम उत्तक उसमें उपस्थित होता है। तो जो जड़ की मूल शिराएं होती हैं, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करती है। तो सवाल उठता है कि जल और खनिज लवण को एक ही साथ लेती है या पहले किसको लेती है? तो हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले पौधे की जो मूल शिराएं हैं वो मिट्टी से खनिज लवण यानी खनिज को अपनी ओर अवशोषित करती है। वो भी किस क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा उसे अवशोषित करती है, क्योंकि मिट्टी में उपस्थित खनिज हमेशा जड़ों में ही प्रवेश करता है और खनिज लवण के साथ जल भी पीछे से उसके साथ चलता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पौधे में उपस्थित जाइलम उत्तक जड़ों के माध्यम से
खनिज लवण और जल को अवशोषित विसरण क्रिया द्वारा अवशोषित करता है और इस माध्यम से ये खनिज लवण तथा जल ऊपर की ओर प्रवेश करता है। लेकिन यहाँ देखेंगे हम कि जब ऊपर की ओर जल को ले जाना होगा तो नीचे से कोई बल लगता है। बल लगने से क्या होता है, तभी वो ऊपर की ओर पहुंचेगा। लेकिन पौधे की और पेड़ की ऊंचाई जो है काफ़ी होती है, ये कई मीटर तक ऊंचे होते हैं। तो इसमें ऊपर पहुंचने के लिए कुछ जगहों पर जा करके और जल और खनिज लवण रुक जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि जरूरी है कि ऊपर कोई बल लगे, क्योंकि नीचे से कोई चीज़ जब ऊपर ढकेलना हो तो निश्चित है कि ऊपर से कोई बल लगेगा, तब जाकर के उसे हम ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो हम ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि जब भी हम कोई चीज़, कोई कोल्ड ड्रिंक्स या कोई चीज़ पाइप के द्वारा पीते हैं तो हम देखेंगे कि जैसे देखेंगे यहाँ ये आपका जल है और मान लिया जाए कि ये आपका जाइलम नलिका है। अब इसको हम कहा हमारे मुंह तक पहुंचाना है तो इसको यहाँ तक डाल दिए, तो जल जो है यहाँ तक है तो यहीं तक पहुंचेगा। और इसके बाद अगर मुंह में पहुंचाना हो तो हम देखते हैं कि मुंह से इसे खींचते हैं, यहाँ पर बल लगाते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ ऊपरी हिस्से पर बल लगाएंगे, तब यहां से जल पहुंच करके हमारे मुंह में चला गया। तो स्वाभाविक है यहाँ पर जब बल लगेगा तब जाकर के यहाँ पर ऊपर जल पहुंचेगा। ठीक उसी प्रकार पौधे में भी, पत्तियों में या ऊपरी हिस्सों में जल और खनिज लवण का पहुंचने के लिए ऊपर एक ताकत चाहिए, बल चाहिए, फोर्स चाहिए, ताकि वो खींच सके। तो हम ध्यान देंगे कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम रंध्र यानी कि स्टोमाटा कहते हैं। यह क्या करता है कि जल तथा खनिज लवण को जब अंदर जाता है तो ये जब जरूरत से ज़्यादा अगर जल की मात्रा हो जाती है तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल को बाहर निकालता है। तो जब जल किस रूप में निकला, वाष्प के रूप में, तो जब यहां से वाष्प के रूप में ये बाहर निकलेगा तो निश्चित है कि जब वाष्प के रूप में जल बाहर निकलेगा तो उसमें एक ताकत मिलेगी, एक फोर्स मिलेगा जो नीचे से पानी को क्या करेगा, ऊपर खींचेगा। जो कोल्ड ड्रिंक में जो पाइप से हमें ऊपर मुंह में ताकत मिलती थी, ठीक वही ताकत हमें यहाँ मिलेगी जब यहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। तब यहाँ फिर एक सवाल आता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो जब पौधे में या पेड़ में जरूरत से ज़्यादा अगर आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है तो पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। इसकी परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं कि जब आवश्यकता से अधिक जल पत्तियों द्वारा बाहर निकलता है तो इस वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। और इसी स्टोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान भी होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और CO2 बाहर जाता है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि जब ये जल और खनिज लवण ऊपर की ओर चढ़ता है तो जब यहाँ से वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो ऊपर से खिंचाव होता है और ये खिंचाव के द्वारा जल और खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, जिससे पौधे की सभी क्रियाएं आसानी से हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधे में खनिज लवण तथा जल का परिवहन आसानी से हो सकता है। जैसे एक पौधा है जिसमें कि यहाँ पत्ती है, फूल है, तो यहाँ से देखेंगे कि जब यहाँ से जब खनिज और लवण और जल ऊपर की ओर जाएगा तो इसकी सारी शाखाएं सभी जगहों पर पहुंची होती है और ये सभी जगहों पर आसानी से पहुंच जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधे में खनिज लवण तथा जल का परिवहन बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इसको फिर हम एक बार देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर हमको कॉपी में लिखना हो तो ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में हमेशा इस चीज़ को लिखता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो कभी किसी चीज़ को रट कर नहीं लिखेंगे, उसको हम समझेंगे अपने से प्रश्न को और तब लिखेंगे।
तो देखिए हम लिखेंगे कि सवाल अगर कहता है कि पौधों में खनिज लवण तथा जल का परिवहन किस प्रकार होता है, तो उसका आंसर हम बनाएंगे कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन जाइलम नलिका के द्वारा होता है। पौधे में जाइलम नलिका का पूरा जाल बिछा होता है जो जड़, तना और पत्ती सभी में उपस्थित होता है। जल और खनिज लवण मिट्टी में उपस्थित होते हैं जो पौधों के मूल शिराओं के द्वारा, जड़ों के द्वारा विसरण क्रिया द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और अवशोषित करके जाइलम नलिका द्वारा ऊपर की ओर चढ़ते हैं। पौधे के ऊपरी भाग में पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जिससे उसके ऊपरी हिस्से में एक खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे जल और खनिज लवण ऊपर की ओर चढ़ करके पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण पौधे की सभी हिस्सों तक जल तथा खनिज लवण आसानी से पहुंच जाता है। तो इस प्रकार पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन आसानी से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछते हैं कि पौधों में कितने संवहन अंग पाए जाते हैं? 2। पौधों में कितने संवहन अंग पाए जाते हैं? 2, एक जाइलम और एक फ्लोएम। फिर सवाल देता है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम नलिका के द्वारा। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम नलिका के द्वारा। फिर एक सवाल पूछता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो वो रंध्र के द्वारा, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन आसानी से हो सकता है। हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।